मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आशा है आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जो कल टेस्ट के लिए प्रश्न दिया गया था, कल समय नहीं मिल पाया उत्तर देने के लिए, इसलिए आज इसका उत्तर आपको प्रदान किया जा रहा है। और पीडीएफ जो है सिर्फ मेंबर्स वाले टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। आप लोग जो भी अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, मेंबरशिप नहीं ले पाए हैं, मेंबरशिप अवश्य प्राप्त करें। मैं कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट वहाँ पर करूँगा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वहाँ पर चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, जेपीएससी प्री हो अथवा जेपीएससी मुख्य परीक्षा हो, हिंदी माध्यम में ही मार्गदर्शन किया जाएगा। हाँ, अगर आप अंग्रेजी माध्यम के और हिंदी में भी कंफर्टेबल फील करते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें, काफ़ी लाभ होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि अभी फ़िलहाल जो वहाँ पर पीडीएफ दिए जा रहे हैं, जो टेस्ट लिए जा रहे हैं या वर्तमान में जो क्लास हो रहे हैं उसके पीडीएफ प्रदान किए जा रहे हैं। पूर्व वाले क्लासेस जो भी लिए गए थे, चूँकि 2 मई को एग्ज़ाम्स थे और चैनल नया नया शुरू हुआ था तो बहुत समय नहीं मिल पाया था, इसलिए हमारा पहला लक्ष्य था कि आपके क्लासेस को समाप्त करा दूँ। इसलिए पूर्व के पीडीएफ अभी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। जो वर्तमान में पीडीएफ प्लस जो भी आपके टेस्ट हो चुके हैं, जेपीएससी पेपर 2 के या जेपीएससी पेपर 1 के जो चल रहे हैं, आप जब भी ज्वाइन करेंगे सारे टेस्ट के पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन नोट्स के पीडीएफ सिलेक्टिव में कुछ प्रयास कर रहा हूं, सारे के सारे एक क्रम से अभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन टेस्ट के पीडीएफ सारे के सारे एक क्रम से आपको मिल जाएंगे, जितने यूट्यूब चैनल पर आपने लाइव टेस्ट के रूप में देखा है। इस संदर्भ में मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ये जो है टेस्ट नंबर 4 भारतीय राज्य व्यवस्था का है ना। जो टेस्ट चल रहे थे तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल वगैरह का आपको दिया गया था। आशा है आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए उसके उत्तर को देख लेते हैं। राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित अनुच्छेदों होगा, पदों लिखा गया, अनुच्छेदों में क्या वर्णित है। 52 भारत के राष्ट्रपति, 57 भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता के संदर्भ में है, 61 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, 72 भारत के राष्ट्रपति के क्षमा करने की शक्ति के संदर्भ में विवरण दिया गया है कि किस तरह से वह क्षमा कर सकते हैं। चलिए उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 63 भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। 64 भारत के उपराष्ट्रपति का पदेन, भारत के उपराष्ट्रपति जो होंगे वे पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनता है तो वह अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। चलिए 70 नंबर पर आते हैं हम लोग। भारत के उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में किन किन परिस्थितियों में कार्य किया जा सकता है, उस संदर्भ में विवरण है। चलिए अगले नंबर पर आते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि राज्यसभा लोकसभा जो 2 हाउस होते हैं तो उसमें राज्यसभा के जो हेड होते हैं सभापति, उसके लिए सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स ही चुनाव नहीं करते, बल्कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका पूरी तरह से अलग है। अब आइए, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरह के विवाद होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत इस विवाद का निवारण किया जाएगा। तो यह 71 के तहत किया जाएगा। या सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत एक संवैधानिक पद है। मैंने बताया था कि संवैधानिक पद उसे ही कहते हैं जिसका कहीं ना कहीं से विवरण संविधान में है ना, किसी भी आर्टिकल में। 5 नंबर आइए। राष्ट्रपति का अभिभाषण और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है। तो 86 और 87 में। समझ गए ना। 87 में जो होगा विशेष अभिभाषण होगा, जो विशेष अवसरों पर दिया जाता है। चाहे प्रथम बार आपका इलेक्शन के बाद जब बैठक दोनों का होता है उस समय भी दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा विशेष अभिभाषण। 7 नंबर आइए, 6 नंबर आइए।
संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होना चाहिए और लाभ के पद पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि से होता है, प्रत्यक्ष तो होता नहीं है। प्रत्यक्ष चुनाव का अर्थ होता है जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन के समय कितनी धनराशि जमानत के तौर पर जमा करने पड़ते हैं? तो 15,000 रुपया, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन पत्र के प्रस्ताव और समर्थन कितने कितने मतदाताओं के द्वारा किए जाने चाहिए? तो ये 50 और 50। उपराष्ट्रपति के लिए भी एकदम सेम है, 15,000 या 50-50। चलिए 10 नंबर में आते हैं हम लोग। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे और कौन कौन शामिल नहीं होते हैं? तो यहाँ देखिए, निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे लोकसभा और राज्यसभा के। अब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं शामिल, लेकिन मनोनीत सदस्य चाहे लोकसभा या राज्यसभा के हैं वे शामिल नहीं होंगे। और राज्यों में जो 5 राज्यों में विधान परिषद है वहाँ पर निर्वाचित या मनोनीत कोई भी सदस्य हैं तो उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 2 संघ शासित प्रदेशों को भी शामिल किया गया? तो 70, है ना। 1992 किसे किसे शामिल किया गया? दिल्ली, पांडिचेरी, 2 यूटी को शामिल किया गया है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? 17वें नंबर के हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति को छोड़ दिया जाए तो 14वें नंबर के, और कार्यवाहक राष्ट्रपति इंक्लूड करने से इतने 17 नंबर के हैं। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति में ऐसे 2 व्यक्ति हैं, है ना। ये 26 जनवरी 1950 से 1962 तक रहे। अगला जो है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके कौन राष्ट्रपति हैं? राधा कृष्णन। अगला जो है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति का पूरा लिस्ट आपको याद रखना है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं, बीबी गिरी। 17 नंबर आइए। भारत रत्न प्राप्तकर्ता राष्ट्रपतियों के नाम। पहले जो होंगे राजेंद्र प्रसाद, अंतिम जो होंगे प्रणब मुखर्जी, बीच वाले राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। 18 नंबर में आइए। भारत के मुस्लिम राष्ट्रपतियों के नाम। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। हिदायतुल्लाह भी रहे हैं लेकिन वे कार्यवाहक थे, वे उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो कार्यवाहक के रूप में उन्होंने कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला था। भारत के उन राष्ट्रपतियों के नाम जिनका अपने कार्यकाल में निधन हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों जो मुस्लिम राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, इन्हीं दोनों का जो है निधन हुआ था अपने कार्यकाल के दौरान। इससे आपको याद हो जाएंगे। आगे आइए 20 नंबर। भारत के वह कार्यवाहक राष्ट्रपति जो पूर्व में मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, बीडी जती। डी पढ़ेंगे इसको, डी को, ओके। भारत के पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, अक्सर आता है एग्जाम में, 1982 से 87 तक रहने वाले नीलम संजीव रेड्डी। 22 नंबर आइए। भारत का वह राष्ट्रपति जो आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, नीलम संजीव रेड्डी। देखिए, निर्विरोध में भी आ गए और आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, सभी में नीलम संजीव रेड्डी ही होगा। भारत का वह राष्ट्रपति जो भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ये हैं ज्ञानी जैल सिंह। 1982 से 87 नीलम संजीव रेड्डी के जस्ट बाद बने थे। भारत का वह राष्ट्रपति जो भारत का वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुका है, रामास्वामी वेंकटरमन। भारत का वह राष्ट्रपति जो भारत का संचार मंत्री रह चुका है, एमपी का मुख्यमंत्री रह चुका है,
आंध्र, पंजाब और महाराष्ट्र का राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये हैं शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। उसके बाद आइए, कई देशों के राजदूत रह चुके और जेएनयू के कुलपति रहने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? के.आर. नारायणन। ठीक है, एक आपका पहले भी आया था, 2 विश्वविद्यालय का, है ना, अलीगढ़, और एक था आपका बनारस बीएचयू, और ये है जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों को अच्छी तरह से कर लीजिएगा। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन भी कहा गया है? ये हैं एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से 2007। भारत के एकमात्र महिला राष्ट्रपति का नाम और उनका कार्यकाल? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना, और ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रहीं। 29 आइए, पूर्व में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालने वाले कौन राष्ट्रपति रहे हैं? ये हैं प्रणब मुखर्जी। भारत वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद पूर्व में किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो बिहार के रह चुके हैं, है ना। सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति और सबसे कम समय तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो देखिए, सबसे लंबे समय तक जो रहे हैं, कार्यवाहक को शामिल नहीं करना है, राजेंद्र प्रसाद। सबसे कम समय तक जाकिर हुसैन, है ना, इनकी मृत्यु हो गई थी, आकस्मिक निधन हो गया था। 32 नंबर आइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु राज्य विधानमंडल के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य किस तरीके से निकाला जाता है? तो देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या को निर्वाचित विधायकों की संख्या से विभाजित करना है। अब फिर जितना आएगा फिर से 1000 से और विभाजित कीजिए। इसके बाद अगर जितना आता है, अगर 500 से अधिक मतमूल आता है, सभी विधायकों के मतमूल में एक एक और जोड़ दीजिए। समझ गए ना? यानी कि अगर मान लीजिए कि राज्य की कुल जनसंख्या जो है 100 है ना, और निर्वाचित विधायक जो हैं 2 हैं, तो डिवाइड कर दीजिए 100/2, तो 50 हो जाएगा। फिर उस 50 को 1000 से और विभाजित करना है, ठीक है। और इस क्रम में अगर लास्ट फाइनल रिजल्ट अगर 500 से अधिक आता है तो सभी विधायकों के मत में एक एक और जोड़ देना है। आगे आइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचित सांसदों के मत मूल्य की गणना किस प्रकार से की जाती है? तो विधायकों के कुल मत मूल्य, यहाँ मत मूल्य पढ़िएगा, विधायकों के कुल मत मूल्य में निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या से विभाजित कर। समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत क्या है? समरूपता और समतुल्यता, यहाँ सुधार के थोड़ा पढ़ लेंगे। समरूपता, राज्यों और राज्यों के विधायकों के मत मूल्यों की गणना में समानता होनी चाहिए, यानी कि एक ही तरीका से सभी राज्यों के विधायकों के मतमूल्य की गणना होनी चाहिए। समतुल्यता जो है, संसद के सभी सदस्यों के कुल मत मूल्य राज्यों के सभी विधायकों के कुल मत मूल्य के बराबर को कहा गया है। आगे आइए, राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब हुआ और इसके वास्तुकार कौन थे? 1911 लुटियंस। 36 आइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से कितने दिनों पूर्व उसे लिखित सूचना संबंधित सदन के द्वारा देनी होगी? कितने दिनों पूर्व, है ना, 14 दिनों पूर्व देनी होगी। और उस पर 25% ये विधायक को क्या कर देना है? सांसद कर देना है ना। एमपी या तो राज्यसभा में तो राज्यसभा के सांसद, और अगर लोकसभा में प्रस्तुत किया, कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति वाला जब हटाने का बात आएगा तो शुरुआत जो होगा राज्यसभा से होगा, लेकिन यहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू हो सकता है। और इस विधायक को आपको कर देना है एमपी, सांसद। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति के समय अथवा अपने वकील के माध्यम से, समय को स्वयं पढ़िएगा, स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से अपने पक्ष को रखने का अवसर भी उसे प्रदान किया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कोई भी व्यक्ति दूसरी बार राष्ट्रपति बन सकता है? बन सकता है, दूसरी क्या तीसरी चौथी बार भी बन सकता है। संविधान में ऐसा कोई भी रोक नहीं है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा बिना सांसद बने कितनी बार मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? सिर्फ एक बार किया जा सकता है। 16 अगस्त 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानमंडल के संदर्भ में जो डिसीजन दिया था उसका केंद्रीय स्तर पर भी पालन होता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में अनुच्छेद 80(1) के तहत कितने सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है? ये 12 सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है। 40 नंबर आइए, कोई ऐसा धन विधेयक जिसमें कर घटाने का प्रस्ताव हो, ऐसे धन विधेयक पर क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरत होगी? चूंकि धन यहाँ पर कर घटाया जा रहा है इसलिए जरूरत नहीं होगी, लेकिन बढ़ाया जाएगा तो जरूरत होगी। किसी अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्यों के कुछ विधायकों को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकते। विधायकों नहीं होगा, विधेयकों होगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा, विधेयकों को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं 201 के तहत। आर्टिकल 201 बहुत इंपॉर्टेंट है, विधायकों को विधेयक कर लीजिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा विशेष परिस्थिति में किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? संसद सत्र आरंभ होने के कितने समय के अंदर अध्यादेश को अनुमोदित कर देना संसद के द्वारा आवश्यक है? ये 123 होगा। ओके, 1 2 3 होगा। 123 के तहत जारी किया जा सकता है और 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को अनुमोदित कर देना आवश्यक होगा। कुल मिलाकर अध्यादेश का प्रभाव 6 माह तक रहता है। इस बीच अगर वह अनुमोदित हो गया तो सामान्य कानून बन जाता है। इस 121 को 123 कर देंगे और कुल जो है 6 माह तक इसका प्रभाव रहता है। लेकिन संसद की अगर बैठक हो गई दोनों सदनों की तो उस बैठक की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर ही इसे अनुमोदन देना है, अन्यथा 6 माह से पहले भी समाप्त हो सकता है। इस 121 को 123 कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला, अगर लोकसभा विघटित हो जाता है और राज्यसभा की बैठक चल रहे हों तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है या नहीं? पूरी तरह से अधिकार है, क्योंकि कोई भी एक सदन कानून का निर्माण नहीं कर सकता है। चलिए आगे आते हैं। राष्ट्रपति के अधिकारों में पूर्ण वीटो और जेबी वीटो का क्या अर्थ है? तो पूर्ण वीटो में राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक पर अनुमति देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया जाता है। वेदों को वीटो पढ़ लीजिएगा। जेबी वीटो का अर्थ है राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को ना तो अनुमति देना न ही वापस करना। जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था, डाक विधेयक को राजीव गांधी के समय में न वापस किया न ही अनुमति दिया, उसे जेबी वीटो कहा गया। राष्ट्रपति के द्वारा बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा, है ना। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किससे प्रदान करता है? ये राष्ट्रपति को करता है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट। राष्ट्रपति को निलंबनकारी वीटो यानी कि एक बार जो वापस करने का शक्ति था, चूंकि 42वां 1976 में सारा का सारा शक्ति जो है राष्ट्रपति से ले लिया गया था। लगभग जो भी मंत्रिमंडल के द्वारा डिसीजन लेकर के भेजा जाता था उसे मंजूरी प्रदान करना था, लेकिन 44वां 78 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वह एक बार लौटा सकते हैं। उसी को कहा गया निलंबनकारी वीटो। 48 में आइए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा विधि के प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे जा सकते हैं? क्या सलाह देने को बाध्य है? 137 के तहत एकदम बाध्य नहीं है, और जो सलाह देगा उसे राष्ट्रपति मानने को भी बाध्य नहीं है। क्या राष्ट्रपति न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी दंड को माफ कर सकता है? किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को माफ कर सकता है, राष्ट्रपति को पूरा पावर है। 50 नंबर आइए,
3 ऐसे विधेयकों के नाम बताएं जिससे संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी अनिवार्य है ना। यहाँ पर देखिए, कर में वृद्धि करना, राज्यों की शक्ति में कमी करना, राज्य के नाम, सीमा क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन करना। इस सब में बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले लिया जाए। 51 आ जाइए, राज्यों के 2 ऐसे विधेयकों के नाम बताएं जिससे राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो यहाँ देखिए, उच्च न्यायालय के संदर्भ में कोई भी विधेयक अगर लाया जाता है, ठीक है, तब भी वो 201 के तहत सुरक्षित रख लेगा उस विधेयक को, या अंतर्राज्य व्यापार को किसी भी रूप में राज्य के द्वारा ये किया जाता है, बाधित किया जाता है, उस स्थिति में भी राज्यपाल क्या करेंगे, राष्ट्रपति के सुझाव के लिए इसे रख लेंगे। इस प्रकार टेस्ट नंबर 4 के आंसर समाप्त होते हैं। चलिए अब टेस्ट नंबर 5, 6, 7 के आंसर हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष से अधिक उम्र का होगा, राज्यसभा के सांसद होने की योग्यता रखेगा, किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में अगर आप डिफरेंस करें तो यहाँ पर लोकसभा था, वहाँ पर योग्यता में, यहाँ राज्यसभा है और कोई अंतर नहीं है। 2 नंबर आइए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते हैं। देखिए, राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ऑप्शन में है, मनोनीत सदस्य, विधानसभा विधान परिषद के सदस्य, उपरोक्त में से सभी भाग लेते हैं, है ना। तो कौन नहीं भाग लेते हैं, तो यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए ए और बी तो उत्तर नहीं होगा। विधानसभा विधान परिषद वाले तो वहाँ भी नहीं भाग लेते थे, राष्ट्रपति में भी नहीं, और यहाँ पर भी भाग नहीं लेते हैं। अब विधानसभा वहाँ भाग लेते थे निर्वाचित सदस्य, यहाँ भाग नहीं लेते हैं। दूसरा जो अंतर आप देखते हैं, बी नंबर वाले जो थे मनोनीत सदस्य, वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे। 3 नंबर आइए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार को कितने निर्वाचकों के प्रस्ताव और समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 50 और 50 है। निर्वाचक का अर्थ होता है जो निर्वाचक मंडल, जो 2 नंबर प्रश्न में मैंने बताया, उसके अधीन आना चाहिए। 4 नंबर आइए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जमानत राशि कितनी देनी पड़ती है। ये 15,000 देनी पड़ेगी। 5 नंबर आइए, उपराष्ट्रपति को किस तरीके से अपने पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही हटाया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाएगा। तो दोनों सदनों के द्वारा पारित संकल्प जो बहुमत से दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। अब प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में, इससे प्रश्न आया करते हैं। 6 नंबर आइए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर होते हैं तो उन्हें किस तरीके से हटाया जा सकता है। सिंपल है, महाभियोग के द्वारा, उसी प्रक्रिया से आर्टिकल 61 के तहत जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में किसकी नियुक्ति की जा सकती है। जैसे राष्ट्रपति हटते हैं तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में वर्क करते हैं, मुख्य न्यायाधीश, एक पूरा लंबा सा क्रम है। लेकिन संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कार्यवाहक की व्यवस्था नहीं की गई है किसी भी आर्टिकल में, है ना। चुनाव का वेट किया जाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपने पद पर कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं, कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है संवैधानिक रूप से। राष्ट्रपति के लिए भी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। 10 नंबर आइए, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो। पहले भी आ चुका है, 64 के तहत। 11 नंबर आइए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे प्रदान करते हैं, एक दूसरे को प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में कितना है, यह किस निधि पर भारित होता है। राष्ट्रपति 5 लाख
और उनका पेंशन जो है 1.5 लाख है, ये आ सकता है पेंशन वाला भी राष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति का वेतन जो है 4 लाख रुपया है ना। और नीचे कुछ मैंने दे दिया है, राज्यपालों का 3.5 लाख रुपया है, 2018 में सब रिवाइज हुआ है, और प्रधानमंत्री का 2 लाख। इस वेतन में भत्ते और दूसरे व्यय नहीं शामिल हैं। अगला ये, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है ना, एक्स ऑफिशियो। ये हैं उपराष्ट्रपति। आर वेंकट रमन के ठीक बाद उपराष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। सारे उपराष्ट्रपतियों का लिस्ट अच्छी तरह से याद रखेंगे आप लोग, ईयर के साथ कब से कब तक बने थे। किन किन उपराष्ट्रपतियों के द्वारा अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति बनना था। एक बीबी गिरी, दूसरा आर वेंकट रमन, है ना। ये 1969 में, 1967 में तो बैठे ही थे, 1969 में इनको उठना पड़ा राष्ट्रपति बनने के लिए। और आर वेंकट रमन 84 से 87 तक रहे, क्योंकि यहाँ पर जो है 69 में जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, और 87 में एक और जो थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे आते हैं हम लोग। किन किन उपराष्ट्रपतियों का कार्यकाल 2 बार लगातार रहा है। एक पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे थे हामिद अंसारी। अगला ये, वर्तमान उपराष्ट्रपति का व्यक्ति और पद के रूप में, वर्तमान मीन्स वेंकैया नायडू 13वां उपराष्ट्रपति हैं, 15वां है। अगर उपराष्ट्रपति को काउंट कीजिएगा तो 15वां, और केवल आदमी लोग जो बैठे थे वहाँ पर्सन बैठे थे तो 13th होंगे। चलिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ जान लेते हैं। कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है उनके कार्यकाल में हुई है, इसका सूत्र जो है इलाज, है ना। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, याद रखिएगा। अब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन कौन नियुक्त हुए हैं। एक व्यक्ति हैं गुलजारी लाल नंदा, इन्हीं की नियुक्ति 2 बार हुई है। 20 नंबर आइए, नरेंद्र सिंह मोदी व्यक्तियों के रूप में किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं, तो 16th, है ना। जैसे जवाहरलाल नेहरू को 1 गिनिए, इंदिरा गांधी भी 3-4 बार बनी हैं तो 1 गिनिए, मनमोहन सिंह 2 बार बने हैं तो भी 1 गिनना है, तो उस तरीका से 16वां। आगे आइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ऐसा विवरण किस अनुच्छेद में है, ये 75 में है ना। और डिटेल बाद में हम लोग पढ़ेंगे। 22 नंबर आइए, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के बीच कौन कौन प्रधानमंत्री बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर। 23 नंबर, प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई का कार्यकाल कब से कब तक का था, ये 77 से 79 तक था। प्रधानमंत्री के रूप में इंद्र कुमार गुजराल कब से कब तक रहे, तो 97 to 98। सारे प्रधानमंत्रियों की लिस्ट आपको अच्छी तरह से कर लेनी है, एक भी प्रधानमंत्री आपके मिसिंग नहीं होने चाहिए इस सेक्शन में। क्या राज्यसभा का कोई सांसद प्रधानमंत्री बन सकता है, एकदम बन सकता है, क्योंकि मनमोहन सिंह आपके सामने उदाहरण हैं जो असम से राज्यसभा के सांसद रहे रेगुलर। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी। सारा लिस्ट याद करने का उप प्रधानमंत्री का जरूरत नहीं है। भारत में उप प्रधानमंत्री के संदर्भ में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री जैसे शब्द का प्रयोग जो है वास्तव में संविधान में हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद का ही एक हिस्सा होते हैं। संवैधानिक दृष्टि से बस मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करने वाले मंत्री होते हैं। कैबिनेट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया, किस संशोधन के द्वारा कैबिनेट शब्द को शामिल किया गया, 352 में किया गया है कैबिनेट शब्द को शामिल। और किस संशोधन द्वारा, 44वां 1978। किस संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई, 91 2003 में। विधानमंडल या संसद में कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम 15% मंत्री बन सकते हैं, लेकिन किसी भी राज्य में 12 से कम नहीं हो सकते। अगला ये, भारत सरकार में वर्तमान में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है, तो 41 है 2021 में।
17वीं लोकसभा में अगर देखा जाए तो 25 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 24 राज्य मंत्री हैं। और वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुल 6 महिलाएं शामिल हैं। क्या राज्य मंत्रियों को कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेने का अधिकार होता है? नहीं होता है ना। लेकिन अगर इन्हें विशेष आमंत्रित दिया जाए तो जरूर भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए, किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय देते हुए कहा कि विधायिका का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति 6 माह से अधिक कार्यकाल के लिए मंत्री नहीं नियुक्त हो सकता? 16 अगस्त 2001। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भी इस निर्देश का पालन होता है। अगर किसी मंत्री के द्वारा किसी मुद्दे पर मान लीजिए निर्णय ले लिया गया है, तो क्या सभी मंत्रियों के उत्तरदायित्व उस निर्णय के प्रति होंगे? एकदम होंगे, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिस्टम जो है शामिल है भारतीय संसदीय व्यवस्था में, और ब्रिटेन से यह लिया गया है। शुरू में जैसे आपने पढ़ा था पॉलिटी में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। अब महान्यायवादी से चलिए, महान्यायवादी जो होते हैं, महान्यायवादी पर नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को क्या योग्यता, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है वही योग्यता होनी चाहिए। 36 नंबर आइए, क्या महान्यायवादी संसद की बैठक के या सभी समितियों के बैठक में भाग ले सकते हैं? महान्यायवादी को मत देने का अधिकार होता है, संसद की बैठक में भी भाग ले सकते हैं और उन समितियों में भाग ले सकते हैं जिन समितियों के सदस्य के रूप में उनका नाम दिया गया है, यानी कि सदस्य बन सकते हैं समिति के। लेकिन महान्यायवादी को मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 88 में। चलिए 37 प्रश्न पर आते हैं हम लोग। क्या महान्यायवादी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं? इस संदर्भ में क्या प्रतिबंध है? महान्यायवादी एक तरह से भारत सरकार के वकील की तरह होते हैं। महान्यायवादी को निजी प्रैक्टिस करने के संदर्भ में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, पर महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध किसी मुकदमे का हिस्सा नहीं बन सकता। इस चीज़ को केवल ध्यान रखिएगा। निजी प्रैक्टिस करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 38 नंबर देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किन अनुच्छेदों में विवरण दिया गया है? 148 से 151 तक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सेवा शर्त अधिनियम कब पारित किया गया? ये जो है 1952 में पारित किया गया। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सेवा शर्त अधिनियम 1951 में। और सांसदों का अगर वेतन भत्ता शर्त देखिए तो 1954 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद अवधि क्या होगी? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष उम्र? तो इसमें जो पहले हो जाएगा उसके अनुसार पद का वो त्याग करेंगे, उनका अवधि समाप्त होगा। 42 नंबर आइए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किस तरीके से हटाया जा सकता है? महाभियोग से, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के विरुद्ध चलते हैं। 43 आइए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन किस तिथि निधि पर भारित होता है? किस परिस्थिति में वेतन में कमी लाई जा सकती है? संचित निधि पर होता है और वित्तीय आपात के क्षेत्र में या फिर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाए तो, है ना। जैसे कोरोना काल में 30% की कमी लाई गई। राष्ट्रपति, सांसद, प्रधानमंत्री, मंत्री सभी के वेतन में 30% की कमी लाई गई ताकि कोरोना से अच्छी तरह से लड़ा जा सके। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा राज्य और संघ शासित प्रदेशों के आय व्यय की संपरीक्षा की जाती है या नहीं? एकदम किया जाता है। यहाँ एकल व्यवस्था है ना। नियंत्रक महालेखा परीक्षक टाइप का कुछ नहीं होता है स्टेट लेवल पर। आइए, संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिए गए रिपोर्ट को क्रमशः कहाँ कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? अभी जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कुछ दिनों के लिए
उपराज्यपाल बने थे जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के। राष्ट्रपति को प्रदान किए गए रिपोर्ट कहाँ रखे जाएंगे? संसद में। और राज्यपाल वाले संबंधित राज्य के विधानसभा में। 46 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्न में से किस निधि की संपरीक्षा कर सकता है? तो संचित निधि के भी कर सकता है, आकस्मिक भी, सार्वजनिक भी, इसलिए तीनों निधियों की संपरीक्षा कर सकता है। यही था आज का, है ना। एक राष्ट्रपति के अध्यादेश वाला आप लोग जरूर सुधार लेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की मेंबरशिप प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।